नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग आज फिर से प्रतिदिन की तरह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर की जो बिहार दरोगा की जो वॉल्यूम 115 मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक है उसका जो है आज हम लोग सेट नंबर 5 करने वाले हैं। आप यदि इससे पीछे का सेट देखना चाहते हैं यानी कि सेट 1 2 3 4 5 को सेट देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का नाम बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट रखा गया और उस सेट में क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के जो है प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 नंबर की। 5 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट में क्या है, पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का सेट में, इसमें है प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में जो है निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है 9.46 गुने 10 के पावर जो है 15 मीटर होता है। मीटर में अगर पूछे तो, यदि किलोमीटर में ऑप्शन रहेगा तो सेम वही होगा 9.46 गुने, लेकिन यहाँ पावर का वैल्यू 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10 का पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो याद रखनी है। एक और फैक्ट यहाँ से याद रखना है कि प्रकाश वर्ष की सबसे दूरी पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी क्या है, इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.08 गुने जो होता है वो 10 के पावर 16 मीटर होगा, या क्या हो जाएगा 3.26 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 3.26 गुना 10 के पावर 3.26 गुना प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, पारसेक का ही मान होता है, याद रखना होगा। 2 नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, वॉशिंग मशीन प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। वॉशिंग मशीन या दूध निकालने वाला वॉशिंग मशीन ये हो गया, और एक दूध से रिलेटेड कोई मशीन होता है उसमें भी क्या हो जाएगा आंसर, अपकेंद्रीय बल ही हो जाएगा। एक अपकेंद्र बल होता है और एक अभिकेंद्र बल होता है। तो देखिए अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल ये दोनों बल जो है वृत्ताकार पथ पर लगने वाला बल है। अपकेंद्र बल क्या होता है, पथ पर चल रहा है और यह केंद्र की बाहर की ओर लगने वाला बल है अपकेंद्र बल। लेकिन अभिकेंद्र बल क्या होता है, केंद्र की अंदर की ओर लगने वाला बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो याद रखना है, यहाँ वॉशिंग मशीन से रिलेटेड बल कौन सा, अपकेंद्र बल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या है, एक तुलनात्मक भौतिक राशि है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, याद रखना है। और हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर भी एक प्रकार का है। तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, घनत्व को मापते हैं, याद रखना है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से और हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघु परिपथन के समय जो है वो परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाता है। तो लघु परिपथन यानी कि लघु परिपथन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए इससे लघु परिपथन से बचने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाते हैं। और फ्यूज का क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है फ्यूज का, वो प्रतिरोध उच्च होता है फ्यूज का, लेकिन फ्यूज का जो गलनांक होता है ना, यह निम्न होता है। अब गलनांक निम्न होता है, इसी वजह से क्या होता है कि जब परिपथ में यदि धारा अधिक हो जाता है तो फ्यूज गल जाता है और लाइन कट जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन गलनांक क्या होता है, कम होता है। और यह फ्यूज जो है, यह फ्यूज किसका बना होता है, टीन का बना होता है, और प्लस क्या कहते हैं, लेड यानी कि शीशा का बना होता है। टीन इसमें 63% होता है और लेड जो होता है 37% होता है। ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर क्वेश्चंस में है कि बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है। तो देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग 3 कंडीशन को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बने हैं वो 3 कंडीशन से ही बनते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि W यानी कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ जो हो जाता है वो बल हो जाता है, और एस जो होता है वो विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, यानी कि एस से विस्थापन को डिनोट करते हैं, और थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच लगने वाले कोण को क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। और ये डब्लू क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा होता है। तब देखिए इसमें पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? पहला कंडीशन, यदि थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो 0 कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों क्या हो जाएगा? बल इधर ही लगेगा और इधर ही विस्थापन भी होगा, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री यानी कि काम हो रहा है थीटा का मान। तो जब 0 डिग्री थीटा का मान होगा तो एफ एस कॉस थीटा होता है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो कॉस 0 का मान क्या हो जाता है? 1 होता है, यानी कि W का मान क्या हो जाएगा? Fs हो जाएगा, यानी कि W का मान क्या हो रहा है? घनात्मक हो रहा है ना, घनात्मक हो रहा है। क्या हो रहा है? W का मान यहाँ पॉजिटिव मिल रहा है हमें। नेक्स्ट अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है यहाँ? दूसरा कंडीशन हमें बनता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा में, W बराबर एफ एस कॉस थीटा में ही W बराबर यहाँ तो 0 सॉरी थीटा बराबर यहाँ क्या बना था? 0। यदि थीटा बराबर अब क्या हो जाए? यदि 90 डिग्री हो जाए, यानी बल और विस्थापन दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो कॉस का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री हम लोग रखेंगे। कॉस क्या करेंगे? 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी कि W का मान 0 हो गया, यानी कि कार्य क्या हो जाएगा हमारा? शून्य हो जाएगा। अब यदि बल और विस्थापन यानी कि बल और विस्थापन यदि दोनों बल और विस्थापन दोनों यदि क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का यदि कोण बनेगा, तो ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन क्या बनेगा? तीसरा कंडीशन बनता है कि बल और विस्थापन के बीच बल और विस्थापन के बीच जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। बल और विस्थापन के बीच क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा बल और विस्थापन के बीच। अब देखिए ये F माना कि S, यानी 180 डिग्री का यदि कोण बन रहा है यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है, यानी कि इस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो याद रखना है 3 कंडीशन बनता है। 180 डिग्री यदि बल और विस्थापन के बीच कोण का मान हो जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का मान होगा, बल और विस्थापन का मान 90 डिग्री हो जाएगा, बल और विस्थापन के बीच थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यदि क्या कहते हैं थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमारा कार्य क्या हो जाएगा? घनात्मक हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना है। अब देखिए यहाँ तो पहला क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है। तो घनात्मक होने के लिए क्या होना होगा? थीटा का मान 0, यानी कि हमें क्या कह रहा है? विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। विस्थापन क्या होगा? बल के विपरीत दिशा में होने का अर्थ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी A नंबर ऑप्शन ही होगा। ठीक है, याद रखना है। विस्थापन बल के लंबवत मतलब 90 डिग्री का, थीटा का मान 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस को समझ के क्या करना है? आंसर करना है। नेक्स्ट 6 नंबर की क्वेश्चंस में इकाई दिया गया है। देखिए बाइट जो है वह किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर से। रिक्टर क्या है? रिक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है। बार जो है ये क्या करता है? ये प्रेशर को मापता है। उसके बाद क्या कहते हैं? क्यूसेक, क्यूसेक क्या है? द्रव की प्रवाह की दर को मापता है। तो याद रखना है, इस तरह आप ऑप्शन को मिलान करके आंसर लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर में क्या है कि समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो क्या सुरक्षित रहता है। तो किसी भी स्थिति में क्या सुरक्षित रहता है, संवेग ही सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर संवेग हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि कौन सा प्रभाव जो है विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होता है। तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो नहीं होता है, चुंबक प्रभाव भी उत्पन्न होता है, ताप प्रभाव भी उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न होता है, संकुचन प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि नाइक्रोम में निम्न में से किस मिश्र धातु से बना होता है। नाइक्रोम निम्न में से किस मिश्र धातु से। तो नाइक्रोम का प्रयोग हम लोग हीटर की तार में करते हैं। इसका जो प्रतिरोध होता है, इस नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, यह प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, तो ये तीनों बातें याद रखनी है। नाइक्रोम का प्रयोग हीटर में करते हैं, इसका जो गलनांक होता है वो 1400 डिग्री, प्रतिरोधकता जो होती है वो उच्च होती है। और नाइक्रोम जो बना होता है वो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, तीनों चारों के मिलने से बना होता है। यानी इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि उच्चतम ऊष्मा जो है चालकता वाले अधातु की पहचान करें। उच्चतम ऊष्मा चालकता का अर्थ क्या होता है कि वैसा वस्तु जो अपने से होकर ऊष्मा की प्रवाह को क्या करता है, होने देता है। अपने से होकर ऊष्मा की प्रवाह को होने देता है। तो हमें इसमें क्या करना है, उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु की पहचान करना है ऑप्शन के अनुसार से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बर्फ ही हो जाएगा। इस ऑप्शन के अनुसार से बर्फ क्या है, यहाँ इस ऑप्शन के अनुसार से उच्चतम ऊष्मा चालकता वाले अधातु है। ठीक ना, हालांकि यदि हीरा रहता तो यहाँ हीरा होता, लेकिन हीरा ग्रेफाइट तो है नहीं, तो यहाँ बर्फ ही हो जाएगा। ठीक है, पानी से तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, लकड़ी से क्या होगा, लकड़ी तो जल ही जाता है, रोधक ईंट से भी नहीं हो पाता है। ऊष्मा चालकता जो है अच्छा किया होता है धातु में, तो धातु में जो अच्छा होता है वो चांदी होता है ऊष्मा की चालकता का। ठीक है, तो याद रखना। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है, लेड धातु मतलब Pb, जब कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2 से अभिक्रिया करती है तो विलयन में क्या बनता है, तो देखिए क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा और प्लस कॉपर बनेगा। अब ऑप्शन हमें ढूंढना है। ऑप्शन में क्या है कि लेड क्लोराइड निर्मित होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इतना तो हमें क्वेश्चंस में ही दिया गया था। अब इतना यानी Pb यानी कि लेड हमें यहाँ दिया गया है, और कॉपर क्लोराइड यानी कि कॉपर CuCl2 दिया गया है। कह रहा है कि विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, तो जब कॉपर क्लोराइड की विलयन से लेड अभिक्रिया करता है तो क्लोराइड जो है वो लेड के साथ आकर के चिपक जाता है और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अब हमें ऑप्शन ढूंढना है, लेड कॉपर निर्मित होता है, तो लेड कॉपर निर्मित नहीं हुआ है, हमें क्या हुआ है, लेड क्लोराइड निर्मित हुआ है। यानी ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, नवीकरण संसाधन पूछा जा रहा है। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या होता है, वैसा संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद हमें जो है पुनः आसानी से मिल जाएगा। यानी कि यह जल्दी क्या होता है, समाप्त होने की कगार पर नहीं है। क्या है, समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वैसे वस्तु को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लकड़ी नवीकरणीय संसाधन। क्यों लकड़ी नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यदि हम इसका उपयोग कर लेते हैं तो फिर से पेड़ लगाने के बाद, बांस लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा, लकड़ी मिल जाएगा कुछ ही समय में। लेकिन कोयला और प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इस कोयला और प्राकृतिक गैस को बनने में हजारों साल करोड़ों वर्ष लग चुके हैं। ठीक है, हजारों साल करोड़ों वर्ष लग चुके हैं, और यह जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है। क्या है, सीमित मात्रा
मात्रा में उपलब्ध है, हम लोगों के हाथ में यह नहीं है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी यह क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। और ग्रेफाइट भी अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि यह भी खनिज है, यह भी क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर में, कि 13 नंबर में इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। तो इसके लिए क्या होता है, 3 कंडीशन, CnH2n+2 एक फार्मूला होता है, और एक फार्मूला तो CnH2n होता है, और तीसरा फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो ये दोनों जो हाइड्रोकार्बन, इन दोनों फार्मूला से जो हाइड्रोकार्बन बनता है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, इन दोनों फार्मूला से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो उस स्थिति में वह हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। लेकिन CnH2n+2 से क्या बनता है, जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है। अब इसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, इसे जो है एल्केन कहते हैं ना, एल्केन कहते हैं, इसे एल्कीन, एल्कीन कहेंगे, और इसे जो है एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एल्केन में इसमें यदि हम 1 रखते हैं तो मीथेन का निर्माण होगा, यदि इसमें n के जगह हम 2 रखते हैं तो एथेन का निर्माण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या है, कि सिरका में मुख्यतः रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो यह नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में पाया जाता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो यह आप लोग क्या करें, कमेंट में इसका जवाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में क्या है, कि माही कंचन और RCB 911 संकर किस्म किसका है। देखिए, माही और कंचन जो है ये दोनों मक्का का किस्म है। क्या किसका किस्म है, मक्का का किस्म है। RCB 911 जो है ये किसका किस्म है, RCB 911 जो है बाजरा का किस्म है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को हमें चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, गेरुए जो है गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो यह तो सही है, लेकिन हमें क्या चुनना है, नहीं वाला चुनना है। आलू में पाया जाने वाला रोग जो है वो अर्ली ब्लास्ट है, तो यह भी सही है। खैरा जो है किस में पाया जाने वाला रोग है, तो धान में पाया जाने वाला रोग है, यह भी सही है। और जौ में पाया जाने वाला रोग फॉल्स अस्मट है, तो नहीं, फॉल्स अस्मट जो है यह धान में पाया जाने वाला रोग है। जौ में पाया जाने वाला जो रोग है वो लूज अस्मट है। क्या है, लूज अस्मट है। तो याद रखना है इस तरह, लूज अस्मट है, यानी इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से उत्पन्न होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, किससे, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। इसमें टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जीवाणु से उत्पन्न होता है, यानी दूषित पानी दूषित भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया प्रवेश करती है उस बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ठीक है, अब मीजल्स खसरा को कहते हैं, हेपेटाइटिस A और पोलियो ये तीनों किससे होता है, तो ये तीनों वायरस के कारण जो है फैलता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में क्या है, पादप हार्मोन एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ इस पादप हार्मोन का कार्य क्या है दिया गया है। तो देखिए, ए में ऑक्सिन है, यह ऑक्सिन क्या करता है, तो शीर्ष निष्कर्षीयता का कार्य करता है। जिब्रेलिन क्या है, कोशिका वृद्धि करने का कार्य करता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड जो है यह एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक मतलब वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक क्या होता है? कनेक्टेड टिश्यू को कहते हैं। संयोजी उत्तक मतलब क्या होता है? उत्तक और शरीर के अन्य अंगों को क्या करता है? अन्य अंगों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब देखिए उपस्थि भी कनेक्ट करने का कार्य करता है, लिगामेंट भी कनेक्ट करने का कार्य करता है, कंडरा भी कनेक्ट करने का कार्य करता है, लेकिन चिकनी पेशी उत्तक जो है यह कनेक्ट करने का कार्य नहीं करता है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा जा रहा है? नहीं वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि जंतु कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी जंतु कोशिका इस ऑप्शन के अनुसार किससे बना हुआ है। तो जंतु कोशिका की जो झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां से जो है करंट अफेयर की शुरुआत होती है। करंट अफेयर 21 नंबर में क्या है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत का पहला अस्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है करंट अफेयर का कि भारत में कौन सा पहला राज्य है जो वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया है? तो वकील का स्वास्थ्य बीमा जो है शुरुआत करने वाली जो राज्य है वो झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 23 नंबर में क्या है 23 में कि किस देश जो है किस देश ने पोसोना पोया उत्सव मनाया गया है? किस देश में? देखिए पोसोना पोया उत्सव श्रीलंका के द्वारा मनाया गया है। यह इसलिए मनाया गया है क्योंकि आज से 200 बरस पहले श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म जो प्रवेश किया था, बौद्ध धर्म प्रवेश किया था, और इसी के उपलक्ष्य में, इसी के खुशी में श्रीलंका में पोसोना पोया उत्सव मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 24 नंबर में हाल ही में पर्वतारोहण के 7 समिट्स को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? देखिए 7 समिट्स क्या होता है? देखिए हमारे वर्ल्ड में जो है वो 7 क्या है? महाद्वीप है। 7 क्या है? महाद्वीप है। अब इन 7 महाद्वीप पर जो सर्वोच्च चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो 7 महाद्वीप पे जो है एशिया में जैसा कि एशिया में जैसा कि क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। एशिया में माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरह क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, और एक क्या है क्या कहते हैं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटी होगी उसे फतह जो कर लेता है उसी को क्या कहते हैं? 7 समिट से कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसी तरह 7 जो है महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के जो भारतीय बने हैं वो विश्वनाथ कार्तिकेय बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है अब हमारा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो क्रम था वो 31 नंबर का क्रम था। ठीक है, और पहला ऑप्शन हमें गलत ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है और 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन 4 में से इसका मतलब 3 सही होगा और 1 क्या होगा? गलत होगा। अब देखिए नेक्स्ट इसी में ऑप्शन क्या है पहला कि वर्ष 2025 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो नहीं, इसका आयोजन जो था भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश की भोपाल में हुआ था, यानी यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन कह रहा था यहाँ चुनने के लिए और ए नंबर ही क्या है? गलत है, यानी बाकी का बी सी डी जो होगा वो क्या रहा होगा? सही ऑप्शन रहा होगा। तो देखिए इसका विषय क्या था विज्ञान कांग्रेस का, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों को समझना था। सी नंबर में इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्षों की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। डी में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, चारों पॉइंट्स। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कब से? 95 में हुई थी। किस क्रम की थी? 31वां क्रम की थी। कितने वर्षों के बच्चे इसमें? 10 से 17 वर्षों के। यह आयोजन 2025 का भोपाल में हुआ था और इसका विषय यानी कि थीम क्या था? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए
पारिस्थितिकी तंत्रों को समझना इसका थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में क्या है कि भारतीय वायुसेना के पेंशन भोगियों और उनके परिवारों की सहायता और सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक का शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया था? तो प्रोजेक्ट हक की शुरुआत HDFC बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस हक के बारे में सारा बात तो है क्वेश्चंस में ही दिया गया है। 27 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई से 9 जुलाई यानी कि 7 दिन में 2025 तक 5 देशों की यात्रा का सही क्रम क्या है? तो 5 देशों की यात्रा का जो सही क्रम है वह घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया है। ठीक है, तो याद रखना है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? तो यूरोजोन यानी कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन का EU, यूरोपीय यूनियन का 21वां सदस्य। इसमें 20 सदस्य पहले से था। ठीक है, और 20 सदस्य क्या था? पहले से था। तो अब इसमें एक सदस्य और जुड़ा है यूरोपीय संघ में, वह कौन सा देश बना है? तो बुल्गारिया। अब यूरोपीय संघ क्या होता है? यह संघ जो है, इस संघ में शामिल होने वाले देश अपना मुद्रा छोड़कर यूरो मुद्रा को अपनाते हैं। तो बुल्गारिया जो है 2 जनवरी 2026 को ये अपना जो लीब मुद्रा थी, इस मुद्रा को छोड़कर अब ये जो है यूरो नाम की मुद्रा को अपना लेगी। जो यूरो नाम की मुद्रा को अपनाता है वही यूरोपियन संघ में, यूरोजोन में शामिल होता है। तो 20 देश जो था वो यूरो नाम की मुद्रा को अपना रखा था, लेकिन एक 21वां जो देश बना है वह बुल्गारिया, जो 2 जनवरी 2026 को वो अपना मुद्रा लीब नाम की मुद्रा को छोड़ के यूरो नाम की मुद्रा को अपनाएगा और यूरोजन यानी कि यूरोपीय संघ में यह शामिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? देखिए, बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो अंग्रेजी में जो शिलान्यास, अंग्रेजी में सॉरी एक मिनट सही से लिख देता हूँ, इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी जो होता है उस अंग्रेजी में जो उपन्यास का शिलान्यास किया रहता है ना, शिलान्यास यानी अंग्रेजी के जो शिलान्यास होते हैं लिखे हुए, उस उपन्यास में जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो अब 2024 में जो प्रदान किया गया था वो ऑर्बिटल नाम के उपन्यास को दिया गया था। यह उपन्यास जो था समंथा हार्वे नाम की, जो समंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका थी, लेखिका थी। इस ब्रिटिश लेखिका को जो है 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। यह ऑर्बिटल पुरस्कार जो था अंतरिक्ष से रिलेटेड नाम का, अंतरिक्ष से जो है रिलेटेड, अंतरिक्ष पर आधारित उपन्यास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्या है कि 97वां जो ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अनोरा नामक फिल्म जो है इस प्रकार का अवार्ड जीता है। 31 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि हाल ही में संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक का नाम है। ठीक है, और इस पुस्तक का लेखक डॉक्टर प्रभात ओझा है। इस पुस्तक में क्या लिखा गया है? तो क्या नाम है इनका, मोदी, हमारे देश के जो PM है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभिन्न मंचों पर दिए गए भाषण का इसमें क्या करा गया है? भाषण को संग्रह किया गया है। नरेंद्र मोदी जी जो अलग अलग मंचों पर भाषण देते हैं उन सभी भाषण को इन संस्कृत की 5वां अध्याय नामक बुक में जो है वो संग्रह किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में राइजिंग लॉयन नामक ऑपरेशन किस देश द्वारा किया गया था? तो इजराइल के द्वारा, यह जो है इजराइल के द्वारा जो है किस देश के द्वारा किया गया था? तो इजराइल के द्वारा ईरान पर किया गया था। ठीक है, हवाई हमले जो किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में क्या है कि हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। 34 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा MSME की प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा की गई है। 35 नंबर क्वेश्चंस में क्या है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो चंद्रयान 3 को जो है LVM3 M4 नामक रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया था। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया था। और किसने प्रक्षेपित किया था? तो इसरो के अध्यक्ष थे ना उस समय, इसरो ने प्रक्षेपित किया था। और इसरो का अध्यक्ष उस समय कौन था? तो क्या कहते हैं, सोमनाथन था। ठीक है, चंद्रयान 3 का। और चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो GSLV मार्क 3 से जो है लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है इस तरह। और चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है, चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027-28 ईस्वी में लक्ष्य रखा गया। ठीक है, और इसरो जो है अपना लक्ष्य जो रखा है कि मनुष्य को चांद पर भेजने का, वो 2040 ईस्वी तक अपना लक्ष्य रखा है मनुष्य को चांद पर भेजने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में कि किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और 28 जनवरी 1950 को। अब देखिए 37 नंबर में क्या है कि 17वीं पेरिस पैरालंपिक के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 18 नंबर की स्थान प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसमें जो है पहला स्थान किसका प्राप्त हुआ है? चीन का। दूसरा स्थान जो है वो ब्रिटेन का, और तीसरा स्थान जो है USA का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरह याद रखना है। भारत इसमें 7 गोल्ड मेडल जीता था, और क्या कहते हैं 9 जो है वो कांस्य पदक, और उसके बाद एक रजत पदक होता है ना, तो कुछ रजत पदक भी जीता था। ठीक है, 38 नंबर क्या है? 38 नंबर में कौन सी टीम जो है खो खो विश्व कप 2025 की उप विजेता रही है, यानी कि हार चुकी है? तो नेपाल की जो टीम थी वह उप विजेता रही है, पुरुष वाले टीम में भी और महिला दोनों की टीम में, महिला और पुरुष दोनों टीम की यह उप विजेता रही है, यानी दोनों टीम इनका हार चुकी है खो खो विश्व कप की। और भारत का दोनों टीम क्या रहा है? विजेता। महिला टीम भी भारत का विजेता रही है, और पुरुष टीम भी भारत का जो है वह विजेता रहा है। खो खो विश्व कप का आयोजन पहली बार किया गया है, और यह कहाँ किया गया था? तो भारत में ही, दिल्ली में किया गया था। तो इस तरह 2-4 पॉइंट जो है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है 39 नंबर में कि भारत सरकार ने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का संकल्प किया है? तो नेट जीरो रखने का लक्ष्य जो है उत्सर्जन का लक्ष्य जीरो करने का 2070 तक जो है वो संकल्प लिया है। नेट जीरो का अर्थ क्या होता है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जितना क्या होगा निर्माण होगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म भी किया जाएगा। ठीक है, तब जाकर बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो होगा, उसके बाद उसी को नेट जीरो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में क्या है कि हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहर में चुना गया है? तो यह आरा नगर निगम को चुना गया है एक पेड़
माँ के नाम अभियान के तहत चुना गया है। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 5 जून 2023 को की गई थी। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान चालू किया गया था केंद्र सरकार और शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर में क्या है कि फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2025 में शामिल भारतीय दल में जो है बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? तो देखिए, इस फ्रेंच बॉक्सिंग वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारत के कुल 5 खिलाड़ी शामिल थे। इन भारत के 5 खिलाड़ी में जो है 3 बिहार का शामिल था और 2 जो था वो हिमाचल प्रदेश का शामिल था। 2 किसका था? हिमाचल प्रदेश का। 5 किसका था? टोटल 5 इंडिया का खिलाड़ी शामिल था और 3 जो था वो बिहार का खिलाड़ी इसमें था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में क्या है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच क्या है? तो ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल कहाँ है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। अब देखिए, यह इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? भारत की दक्षिणतम बिंदु है। यह कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार पर है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार नामक द्वीप पर यह जो है स्थित है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश पर यह इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, अब 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव और मिनी काई को अलग करता है। मिनी काई को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है मिनी काई और लक्षद्वीप, मिनी काई और क्या कहते हैं लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, तो यह कुछ इस तरह पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि किस पर्वत श्रेणी को जो है गुजरात में जोबट हिल कहते हैं? तो गुजरात में जोबट हिल जो है विंध्य पर्वत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी जो है वह सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। और इस सतलुज नदी का जो उद्गम होता है वह तिब्बत की पठार में जो है राक्षस ताल नामक झील से होता है। किससे होता है? राक्षस ताल नामक झील से। और यह झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। ठीक ना, तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45 नंबर। एक और बात याद रखनी है कि सतलुज नदी कुल 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 1050 किलोमीटर की दूरी भारत में तय करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की वनस्पति में ऐसी जड़ें पाई जाती है जिनका विकास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। तो ज्वारीय वनस्पति में पाई जाती है। ज्वारीय वनस्पति को ही क्या कहते हैं? मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति डेल्टा वाले क्षेत्र में पाया जाता है या समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टर्शियरी युगीन कोयले के लिए प्रसिद्ध है? टर्शियरी युगीन कोयला में क्या होता है कि सल्फर की भी मात्रा अधिक होती है और धुआं की भी मात्रा अधिक होती है। इसी वजह से सल्फर और धुआं की मात्रा अधिक होने की वजह से इस टर्शियरी युगीन कोयला का प्रयोग जो है उद्योग में नहीं किया जाता है। तो उद्योग में किस प्रकार की कोयला का प्रयोग किया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की कोयला का प्रयोग किया जाता है। किस पर क्रम की? गोंडवाना क्रम की जो कोयला होती है उसका प्रयोग हम लोग उद्योग में करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है सल्फर की मात्रा कम होती है। और सल्फर की मात्रा जब किसी भी कोयला में यदि अधिक होगा तो वो क्या करेगा? सल्फर की मात्रा अधिक होने से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। और यह सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा? अम्लीय वर्षा करवाएगा। तो यह हमारे पर्यावरण के लिए क्या हो जाएगा? घातक हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? टर्शियरी युगीन कोयले का प्रयोग उद्योग में नहीं किया जाता है।
लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह का नाम। तो टर्शियरी युगीन कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह जो है वो माकूम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो 3 ऑप्शन है सिगरैनी, कोरबा, झड़िया, इसमें जो है गोंडवाना युगीन कोयले का जो है वो उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा गोंडवाना युगीन कोयला का जो उत्पादन होता है वो झारखंड की झड़िया है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 47 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनी में से किसकी स्थापना इटली के सहयोग से हुआ था। तो माल्को की स्थापना इटली की सहयोग से 1965 ईस्वी में हुई थी। नाल्को की स्थापना 1981 ईस्वी में फ्रांस की सहयोग से हुई थी। हिंडाल्को की स्थापना यूएसए की सहयोग से 1958 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है, ठीक है। और यह विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया बंदरगाह नहीं है, ठीक है। मुंबई बंदरगाह जो है यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। और चेन्नई बंदरगाह जो है यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। और यह किस प्रकार की बंदरगाह है? तो यह कृत्रिम प्रकार की बंदरगाह, यानी कि मनुष्य के द्वारा यह बनाया गया बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह ज्वारीय बंदरगाह है। किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर में क्या है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर इसी में राज्य हो जाता तो राज्य में क्या हो जाता? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला में मेघालय हो जाता। क्या हो जाता? मेघालय हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में भारत की सबसे जो है बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो शनि है। इसका घनत्व क्या है? 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो यह सबसे कम घनत्व वाला। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्या है? क्यूब है। तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक वृत्त जो है यह ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है। किस झील से? आर्कटिक वृत्त जो है ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है। अब देखिए आर्कटिक वृत्त क्या है? तो देखिए एक क्या है कि यह क्या है, यह माना कि यह पृथ्वी का क्या है? ग्लोब मान लेते हैं। सॉरी टेढ़ा हो गया। यह मान लेते हैं कि ग्लोब है, ठीक है, फिर भी टेढ़ा हो गया। अब ग्लोब को 0 डिग्री यानी कि हमारी पृथ्वी को 0 डिग्री रेखा जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। और यह 0 डिग्री रेखा किस प्रकार की रेखा है? तो यह काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और यह 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इक्वेटर भी कहते हैं। 0 डिग्री के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और 0 डिग्री के निचली भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके बाद क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश को जो है आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि आर्कटिक वृत्त किस झील से होकर गुजरती है? तो यह आर्कटिक वृत्त जो है ग्रेट बियर झील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलेक्जेंड्रिया समुद्री पतन किस देश की है? तो यह मिस्र की है। किस देश की है? मिस्र की है। और यह कहाँ है? तो यह भूमध्य सागर की तट पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 54 नंबर में क्या है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद में निहित है।
अब अवशिष्ट शक्तियाँ जो है एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ होती है। क्या विशेष प्रकार की शक्तियाँ होती है? तो यह केंद्र सरकार के पास विशेष शक्तियाँ होती है कि जब किसी भी कार्य को, किसी भी कानून बनाने के, किसी भी विषय को बनाने के लिए जो है पावर यदि राज्य के पास भी नहीं है, केंद्र के पास भी नहीं है, समवर्ती सूची के पास भी नहीं है, तो यह अवशिष्ट शक्ति के मदद से जो है केंद्र सरकार उस विषय को कानून बना सकती है। ठीक है, कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर में क्या है? देखिए 55 नंबर में भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो प्रशासनिक आयोग पर हुआ था। लोकपाल जो होता है राष्ट्रीय स्तर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर जो भ्रष्टाचार की जो आरोपों की जो होती है जांच करने वाली यह संस्था होती है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में क्या है कि निम्न में से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीबी गिरी बने थे। ये कब बने थे? तो क्या कहते हैं 1969 ईस्वी, 1968 या 69 में, 68 या 69 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? राष्ट्रपति थे। तो इनका क्या होता है? निधन हो जाता है। इनका निधन होने के बाद ये उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो यही जो है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति थे। तो ये बीबी गिरी जी जो थे इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने। उसके बाद जब क्या कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में शामिल होने के लिए बीबी गिरी जी ने जो है त्याग पत्र दे दिए और त्याग पत्र देकर जो है राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हुए। तब फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया। ठीक है, तो याद रखना है। अभी तक भारत के जो है पद पर रहते हुए 2 राष्ट्रपति का निधन हुआ है। ठीक है, कितने राष्ट्रपति का निधन हुआ है? 2 राष्ट्रपति का निधन हुआ है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह किस प्रकार का चुनाव होता है? तो पहला बात याद रखना है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट रूप से चुनाव होता है। इनडायरेक्ट कैसे होता है? तो राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है। ठीक है, कौन चुनती है? तो जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। तो अब कौन कौन से सदस्य चुनते हैं? तो सभी राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। दूसरा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तीसरा इसी में जो है क्या कहते हैं राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और लोकसभा निर्वाचित सदस्य ही शामिल होगा, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा। राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग नहीं लेंगे। कौन कौन भाग लेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी लोकसभा राज्य के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य। साथ में जो 3 यूटी है, एक पुदुचेरी के विधानसभा वाले सदस्य, उसके बाद दिल्ली विधानसभा के सदस्य और जम्मू कश्मीर के विधानसभा, इन तीनों के विधानसभा यानी यूटी है, लेकिन इन तीनों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए इन तीनों के विधानसभा के सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि प्रत्येक विधायक का वोट का मूल्य क्या होता है? अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न होता है। तो हाँ ये सही बात है, अलग अलग राज्यों में जो है राष्ट्रपति में जो वोट करते हैं विधायक वो अलग अलग राज्य में अलग अलग वोट की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में लोकसभा संसद के वोट का मूल्य जो है राज्यसभा के संसद के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो नहीं, ये 2 नंबर ऑप्शन जो है
ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में क्या है कि भारतीय संसद में बजट निम्न में से कितने चरण में गुजरता है? तो 6 चरणों से गुजरती है। सूचना के अधिकार की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी? तो सर्वप्रथम राजस्थान से हुई थी। 60 में क्या है कि निम्न में से कौन जो है ग्राम पंचायत के अंग है? तो ग्राम पंचायत के जो है वो प्रधान कौन होता है? तो ये मुखिया होता है, लेकिन अंग तो ग्राम सभा भी है, दलपति भी है, यानी उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 क्या है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी झारखंड राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 62 नंबर में क्या है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार को बचाने के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। इस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए यदि आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के तहत आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और हाई कोर्ट इस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए जो है आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करके जो है इस मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं। 63 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वैयक्तिक आय से बढ़ाना चाहिए? तो कर अदायगी को भी, गैर कर अदायगी को भी बढ़ाना चाहिए, यानी सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 65 नंबर में क्या है कि बैंक दर उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या होता है? बैंक दर क्या है? तो बैंक दर पर क्या करता है कि आरबीआई जो होता है वो अन्य बैंकों को क्या करता है? माना कि एसबीआई, बीओआई, इन सभी बैंकों को बैंक दर पर जो है दीर्घकालीन ऋण देता है, मतलब लंबे समयों के लिए बैंक दर पर ऋण देता है। तो आरबीआई क्या करता है? वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? देखिए, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? जब क्या होता है? सरकार पुरानी रुपया को बंद कर देता है, पुरानी रुपया को क्या करता है? बंद कर देता है, और इसके स्थान पर क्या करता है? नई रुपया को चलाता है, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तो पहली बार भारत में 1946 में विमुद्रीकरण हुआ, और दूसरी बार भारत में 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था, और तीसरी बार भारत में जो विमुद्रीकरण हुआ था वो 2016 ईस्वी में 8 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 8 नवंबर को हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि बुल एंड बियर, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? तो यह स्टॉक मार्केट से है। किससे है? स्टॉक मार्केट। कोर का हमें यहाँ फुल फॉर्म बताना है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज जो है कोर का फुल फॉर्म हो जाएगा, बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रांडेड वस्तु की बिक्री किस स्थिति में आम बात है? तो एकाधिकार की स्थिति में आम बात है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है कि अब कोई भी वस्तु ब्रांडेड है, उस वस्तु को माना कि किसी भी क्षेत्र में जो है एक ही प्रकार की ब्रांडेड वस्तु को बेचने का अधिकार दिया गया, एक ही व्यक्ति को इस ब्रांडेड वस्तु को बेचने का अधिकार दिया गया है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा? किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होगा, तो इस वस्तु को बेचना क्या हो जाएगा? आम बात हो जाएगा। ठीक है, तो एकाधिकार वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि क्रय क्षमता की तुलना जो है के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा भारत का स्थान है, यानी क्रय क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है?
तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ गुजरात की जो है गुजरात के जूनागढ़ समीप गिरनार में जो है यह अभिलेख लिखा गया है। और इस अभिलेख में जो है सुदर्शन झीलों की जो है मरम्मत की चर्चा की गई है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजययाल था। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किस राजा के समय हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय जो है चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के जो टोटल शिष्य थे वो 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में 2 शिष्य महिलाएं थी। महिला में एक तो पद्मावती थी, दूसरा जो थी वो सूरसार कुछ करके थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर में क्या है? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है यह नया धर्म चलाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का राष्ट्रीय वायसराय कौन था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय वायसराय था वो कौन था? लिनिथिगो था। लिनिथिगो कब भारत का वायसराय बना था? 1936 ईस्वी में वायसराय बना और 42 नहीं, ये 43 ईस्वी में वायसराय की पद से हटा था। ठीक है, और इसी के काल में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। इसी के काल में सेकेंड वर्ल्ड वार भी हुआ था। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार भी लॉर्ड लिनिथिगो के काल में ही हुआ था। अब भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में मेयो के काल में हुई थी, लेकिन ये अस्थायी जनगणना थी। अस्थायी रूप से यानी 10 वर्षों के अंतराल पर जो जनगणना होने लगी वो 1881 ईस्वी से रिपन के काल से होने लगी। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 76 नंबर में क्या है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने 1772 ईस्वी में जब बंगाल का गवर्नर बना तो बंगाल के जो गवर्नर बना उसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली जो है 1765 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इलाहाबाद की संधि हुई। इस इलाहाबाद की संधि के तहत जो है रॉबर्ट क्लाइव जो था ये इस समय क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। तो इन्होंने द्वैध शासन की शुरुआत की थी बंगाल में। ठीक है, द्वैध शासन क्या था? तो क्या कहते हैं, टैक्स वसूलने का कार्य कंपनी के हाथ में था और प्रशासन का जो कार्य था वो नवाबों के हाथ में था। इसी को द्वैध शासन कहा जाता था। तो द्वैध शासन किसने लगवाया था? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। द्वैध शासन को खत्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो एक भगत सिंह इस बम फेंकने में थे और दूसरा बुटकेश्वर दत्त भी थे, यानी इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा। लेकिन फांसी पर जो चढ़ाया गया था भगत सिंह के साथ वो कौन थे? इसमें बुटकेश्वर दत्त नहीं थे, इसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। क्यों चढ़ाया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चंस में है निम्नलिखित संगठन को उनके गठन वर्ष के आधार पर क्रमवार में लगाइए। तो देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आनंद मोहन बोस के सलाह पर किया गया था।
मद्रास महाजन सभा की स्थापना 84 में रघुवाचारी, चार्लू और सुब्रमण्यम 3 व्यक्ति के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79 नंबर में कि महाजन हिंदू महासभा की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने किया था। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 1923 के बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर में क्या है कि जापान में रक्तहीन क्रांति या मैजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यह 1868 ईस्वी में हुई थी। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, यह कॉलर मार्क्स ने कहा था। कुटिल शब्द का विलोम क्या है, सरल है। क्या है, सरल है। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, इनमें से कोई नहीं है। मीनू एक अच्छी लड़की है, मैं अच्छी क्या है, तो ये विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंग्लिश है ना, इंग्लिश में क्या कह रहा है, ही हैज़ हेल्प दिस चिल्ड्रंस, इसका कह रहा है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह 86 नंबर का क्या हो जाएगा, ए भी, इसका भी यही आंसर होगा। 87 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 88 में क्या हो जाएगा, राइटर्स समाचार एजेंसी कौन से देश का है, तो ये ब्रिटेन का है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर में है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस देश में किया गया था। पहली बार इसका आयोजन कनाडा में 1930 ईस्वी में किया गया था। भारत में इसका आयोजन 2010 ईस्वी में दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 4 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। होरा किस देश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इजराइल का प्रसिद्ध नृत्य है। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो यह बिहार का पहला इंग्लिश समाचार पत्र था। क्या था, पहला इंग्लिश समाचार पत्र था। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और नित्यानंद इस समय पहली बार जो बिहार में क्या लगा था, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल जो था बिहार का वो नित्यानंद कानूनगो थे। और सीएम जो थे उसी समय, जिस समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, भोला पासवान शास्त्री थे सीएम। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और आर्टिकल 352 के तहत वित्तीय आपात, आर्टिकल 52 के तहत वित्तीय आपात नहीं, राष्ट्रीय आपात, और 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषक की स्थिति के जांच के लिए बनी चंपारण एग्रियन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FG सलाई थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो थे चंपारण में जो भी किसान थे वो 20 कट्ठा अगर खेती कर रहे हैं तो इस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, जिससे किसान परेशान थे। तो इसकी जानकारी महात्मा गांधी को 1916 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल ने दिया और न्योता बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को इन्होंने दिया, जिस वजह से महात्मा गांधी चंपारण पहुंचकर 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैथ का है। इन क्वेश्चंस को आप लोग स्वयं बनाएं। 95 में भी क्या है मैथ का, इसे भी खुद बनाइएगा। 96 में क्या है रीजनिंग है, इस क्वेश्चंस को भी खुद बना कर देखिए। 97 में भी रीजनिंग है, इसे भी खुद बनाइए। 98 में भी क्या है रीजनिंग है, इसे भी खुद आपको बनाना होगा। उसके बाद 99 और 100 नंबर में क्या है देख लेते हैं। देखिए 100 नंबर में
मैथ की है, इसे भी खुद बनाना होगा। और 99 नंबर में भी क्या है, मैथ की क्वेश्चन है, इसे भी खुद बनाना होगा। फिर से हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी सेट नंबर 6 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।